आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इस नारे के सहारे मुश्किल वक्त हमने डटकर गुजारा। अब दवाई यानी वैक्सीन बनाने में कामयाबी मिल चुकी है। कई मुल्कों में क्लिनिकल टेस्ट शुरू हो चुके हैं। जल्द ये वैक्सीन आम लोगों तक पहुंचेगी। जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई यानी कि कोरोना वॉरियर्स, ये वैक्सीन पहले उन्हें मिलेगी ऐसा कहा जा रहा है। आज हमारे साथ ऐसे ही दो वॉरियर्स मौजूद हैं, तो आइए इस्तकबाल करते हैं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ हैं कैप्टन समी आरा सुरूरी, आप पायलट हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद सरताज अलवी, आप मेडिकल एक्सपर्ट हैं, और मेरे साथी अभय उपाध्याय। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। कैप्टन समी, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। ये जो कोरोना का दौर रहा, ये खासकर पायलट्स के लिए भी बहुत मुश्किल भरा रहा। बहुत ज्यादा शुरुआत में लोगों में से लेकर के घबराहट थी। एक खबर हमने देखी, एक खबर बीच में आई कि जब लॉकडाउन के बाद फ्लाइट स्टार्ट हुई तो एक पैसेंजर ने फ्लाइट के अंदर कई बार छींका, जिसकी वजह से कॉकपिट में बैठा पायलट बहुत ज्यादा घबरा गया और जो इमरजेंसी एग्जिट गेट्स होते हैं उससे बाहर छलांग लगा दी। तो घबराहट बहुत ज्यादा थी। तो क्या इस तरह की घबराहट आपने भी महसूस की लॉकडाउन के बाद जब पहली बार फ्लाइट स्टार्ट हुई? जी। तो बहुत थी, लेकिन मैं कॉकपिट से छलांग नहीं लगाई और नहीं मैं कभी छलांग लगाऊंगी। काफी सारी घबराहट थी। जब हम एयरपोर्ट्स में चलते थे तो एकदम सन्नाटा फैला रहता था, कोई रहता नहीं था वहां पर, और एयरपोर्ट्स खाली रहते थे। बहुत मतलब इवन ऊपर हवा में जब हम जाते थे वहां भी कभी कभी हम लोग जबरदस्ती एटीसी को कॉल करते थे, बिकॉज इतनी चुप और इतनी सन्नाटा, मतलब एक या दो फ्लाइट्स रहती थी तो हम लोग सोचते थे हमारा कुछ फेलियर तो नहीं हुआ, हमारा कुछ कम्युनिकेशन फेलियर तो नहीं होता। हम लोग जबरदस्ती कॉल करते थे कि हमारा माइक चेक करो, इज एवरीथिंग ओके। तो यस, घबराहट तो बहुत रही है, बट वी हैव टू फाइट थ्रू दिस, वी हैव टू सेल थ्रू दिस। तो जब फ्लाइट स्टार्ट हुई, आपने कहा घबराहट तो थी ही, लेकिन जब आप लोगों की आदत होगी रोज, आप लोगों की आदत होगी रोज आसमान से बात करने की, उड़ान भरने की, और वो एक लॉकडाउन के पीरियड के बाद जब ओपन हुआ तो वो आपकी खुशी किस तरीके की थी? क्योंकि आप अल्टीमेटली उस जगह पर लौटे जहां से आप बिलोंग करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग वेट कर रहे थे फ्लाई करने के लिए, इवन दो कोरोना था, बट फिर भी हम खुशी खुशी फ्लाइट पे गए, क्योंकि हमको बेसिकली इट वाज अ कॉल फ्रॉम नेशन, वी हैड टू सर्व द नेशन, वी हैड टू फ्लाई प्लाज्मा, वी हैड टू इवैक्यूएट पैसेंजर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, and we had to fly fruits and vegetables and कोरोना के जितने भी मेडिसिन थे वो सब फ्लाई करने थे। तो हम लोग को बहुत ज्यादा, मैं तो बहुत ज्यादा खुश थी। तो मैं तो इनफैक्ट मैंने खुद ही वॉलंटियर किया कि आई वांट टू फ्लाई एंड आई वांट टू हेल्प। सो ऑफ कोर्स खुशी बहुत थी। जी, हमने शुरुआत में देखा कि बहुत सारे जो पायलट थे वो भी पॉजिटिव आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर तो आप में होगा ही, क्योंकि जब आप अपनी एक जॉब के बाद घर जाते हैं तो आपकी फैमिली भी होती है, तो बहुत सारी चीजों का ख्याल भी साथ में रखना था। तो कहीं ना कहीं इस तरह का भी डर था कि बहुत सारे लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, बहुत सारे पायलट जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो घर जाऊं तो कहीं साथ में इन्फेक्शन ना ले जाऊं। ये डर तो अभी भी लगा है कि अभी भी हम लोग फ्लाई करते हैं, जब भी बाहर जाते हैं वापस आते हैं फ्लाइट से, तो ये तो बिल्कुल मैं बच्चों को सबको बोलती हूँ दूर रहो। पहले हम सीधा बाथरूम में जाते हैं, कपड़े मतलब डिस्कार्ड करके नहा के फिर बाहर निकलते। ये डर तो हमको तब तक लगा रहेगा जब तक वैक्सीन नहीं लगता है। सो ये तो नॉर्मल है। आई थिंक इट इज फॉर एवरीबॉडी, नॉट ओनली फॉर अस। तो जब से ये फ्लाइट्स रिज्यूम हुई हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एविएशन इंडस्ट्री में कैसी है? क्या पुराने जगह पर जो मार्च फरवरी में जिस तरीके से ट्रैफिक थी उसके करीब पहुंची है अभी? अभी जो हमारा मार्च में हमारा जो बंद हुआ उसको पहुंचने में मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। वी हैव रीच्ड मे बी 50% ऑफ दैट,
बट इंशाल्लाह मुझे लगता है वहां तक हम जल्दी पहुंच जाएंगे। जब भी ये वैक्सीन आ जाएंगी, लोग फ्लाई करना शुरू करेंगे, फ्लाइट्स रिज्यूम हो जाएंगी, गवर्नमेंट भी अलाउ करेगी, तो इंशाल्लाह जल्दी 2-3 महीने में पहुंच जाएंगे वहां पर, उससे आगे निकल जाएंगे। अच्छा, ये अभी तक इसके पहले कोरोना पीरियड के पहले तक जो क्रू मेंबर्स होते थे वो बहुत ही स्मार्ट हैंडसम दिखने वाले, अब ये जो पीपी किट के साथ जब उनको जाना पड़ता है फ्लाइट के अंदर तो फिर लोगों का रिएक्शन कैसा होता है? बहुत सारे लोग हंसते भी हैं, बट इट इज फॉर देयर सेफ्टी, इट इज फॉर आवर सेफ्टी। सो हम लोग उसको एक्चुअली जो हमारी लड़कियां जो कैबिन क्रू है, उनको बहुत स्मार्ट ड्रेस दिया हुआ है, उनको बहुत छोटा सा नाइस क्यूट सा ड्रेस दिया हुआ। जो पायलट्स को है वो पूरा फुल किट रहता है, वो बहुत गंदा लगता है, बट ठीक है, वी एंजॉय इट, वी मेक फन ऑफ इट एंड वी एंजॉय इट। जी, कैप्टन समी आरा, आपसे और भी बात करेंगे। हमारे साथ इस दौरान जुड़ चुके हैं डॉक्टर मोहम्मद सरताज। डॉक्टर मोहम्मद सरताज, आप ये बताइए कि जो वैक्सीन है वो कौन सी पहले आ रही है? फाइजर पहले आ रही है या कोविशील्ड पहले आ रही है? कौन सी लोगों तक पहुंचेगी पहले? जी डॉक्टर सरताज, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। हाँ, बता रहे? जी जी डॉक्टर सरताज बोलिए। मुझे हेलो जी डॉक्टर सरताज, आपकी आवाज बीच बीच में आ रही है, आप एक बार फिर से बोलें, और अगर आप किसी सेफ प्लेस पर हैं तो आप मास्क को रिमूव भी कर सकते हैं, उससे भी थोड़ी आवाज रुकती है। तो आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? मैं अच्छी तरीके से सुन पा रहा हूँ। जी अभय जी, मुझे लगता है कि डॉक्टर सरताज तक हमारी आवाज सही पहुंच नहीं रही है। हम बात करते हैं कैप्टन समी से, तब तक सरताज भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कैप्टन समी, जैसे आप बता रही थी कि जो पीपीई किट आप लोगों को मिला है वो पहनकर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपनी जो एक यूनिफॉर्म होती है उसको पहनने का पैशन और उसके बाद जो हम दिखाई देते हैं तो वो एक अलग ही बात होती है, एक टशन होता है यूनिफॉर्म का भी अपना। अच्छा, एक चीज ये बहुत जरूरी चीज है, जब भी हम फ्लाइट में बैठते हैं तो हम देखते हैं जब हम अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं, फ्लाइट पहुंच जाती है, तो पैसेंजर्स को गुड बाय करने के लिए पायलट्स बाहर आते हैं अपने कॉकपिट से और उन्हें गुड बाय करते हैं। तो क्या अभी भी आप लोग ये सब कर रहे हैं या अब वो नहीं हो रहा है? अभी इस पे तो हमको रिस्ट्रिक्शन है। अभी पहले में हमेशा हम लोग बाहर आते थे, पैसेंजर्स से हाथ मिलाते थे, बच्चों से बातें करते थे, उनको बाय बाय बोलते थे, एंड आई यूज्ड टू लव इट पर्सनली। बट अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। तो लेकिन ये इंशाल्लाह चेंज हो जाएगा, एज आई सेड, तो ये भी शुरू हो जाएगा जल्दी। कैप्टन समी, ये जो नई पीपीई किट थी आप बता रहे हैं काफी बड़ी होती है और पहन के थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है, तो क्या जब आप फ्लाइट में होती हैं और उड़ान पर होती हैं, क्या आपके कंसंट्रेशन पे इसका कोई असर पड़ता है? क्योंकि एक अनीज वो उस पीपीई किट में होती है, उसकी वजह से? नहीं, उसकी वजह से कोई अनीज तो नहीं होता है। हाँ, मास्क की वजह से थोड़ा अनीज होता है, लेकिन हम जब कॉकपिट का दरवाजा बंद कर देते हैं उसके बाद हम लोग मास्क निकाल भी ले लेते हैं, क्योंकि कभी पानी पीते हैं, कुछ खाते हैं, तो एक बार दरवाजा बंद हो जाता है तो हम मास्क निकाल देते हैं। लेकिन पीपीई किट पहन के रहते हैं, वो कोई अनीज, उससे कुछ, वो बहुत मुलायम, मतलब बहुत सॉफ्ट रहता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जी तरन्नुम, अभी एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर सरताज जुड़ गए हैं। डॉक्टर सरताज, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है अभी ठीक से, तो पहला जो सवाल तरन्नुम ने आपसे किया था कि कौन सी वैक्सीन जो है वो पहले पहुंचने वाली है लोगों के पास, तो फाइजर की वैक्सीन है या फिर कोविशील्ड है? देखिए, जिस तरह का रुझान है और जिस तरह की बात चल रही है, मुझे लगता है कि फाइजर पहले आनी थी, और जिस तरह की पॉसिबिलिटीज है, देखिए वैक्सीन कोई सी भी है, उसके रिजल्ट क्या रहते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि फाइजर एक नाम है, मुझे लगता है कि कोई मिलनी चाहिए, जो भी लगता है। बाकी देखते हैं। ये अभी डेटास तो हम लोग लगातार डेटा देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उस पर नजर बना के रखा हुआ हमने। कोई 90% क्लेम कर रहा है सक्सेस रेट और कोई 95%। वैसे अभी तक आपको जो एक मेडिकल वर्ल्ड में उसको लेकर जो जानकारी आती है, उसके मुताबिक वो कितना कारगर है, और एक बार लगाने के बाद
जो इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, उतने उसके कितने दिन तक रुकने की चांसेस हैं? अभी वैक्सीन के बारे में बात करना जल्दबाजी है, क्योंकि अभी ट्रायल चल रहे हैं और वॉलंटरी इस पे यूज हो रहा है, और वहां तो ब्रिटेन में तो 95% तक रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। क्या कहेंगे, तासीर कैसी है, उस हिसाब से हम इसको आगे बता पाएंगे। आपको कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है, क्लाइमेट जैसा है, क्या कितना इम्पैक्ट रहता है, वो आगे बात हो पाएगी। मगर मुझे तो लगता है कि इसमें रिजल्ट काफी अच्छे रहने वाले हैं, पॉसिबिलिटीज यही है, और बहुत सोच समझ के काम हो रहे हैं, बहुत साइंटिस्ट में काम कर रहे हैं, और मेडिकल वर्ल्ड ने बहुत कम टाइम में ये क्रिएट किया है। मैं तो इस बात के लिए आप सबको भी और मेडिकल वर्ल्ड को जो काम कर रहे हैं उनको सैल्यूट करूंगा। जी बिल्कुल। ये क्या यही वजह है कि इसके बारे में बहुत जल्दी, चूंकि इसको डेवलप किया गया, पूरी जानकारी एक साथ सामने नहीं आ रही है? जैसे हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने वॉलंटियर किया था, उन्होंने उसको ये वैक्सीन ली उसकी कोविड की, इसके बाद भी वो इन्फेक्ट हो गए, और बाद में फिर क्लैरिफिकेशन आई कि वैक्सीन देने के, इंजेक्ट करने के 28 डेज के बाद एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन बॉडी में होता है। तो क्या फाइजर में या सारी जो वैक्सीन डेवलप हो रही हैं, सब में यही फीचर्स रहने वाले हैं? जी, ये देखिए, उससे मेन बात हमें समझनी पड़ेगी, वैक्सीन काम किस तरह करती है। वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर रही है और हमारे को इस काबिल कर रही है कि हमारे पे वायरस का अटैक ना हो। अगर वायरस आता भी है तो हमारी बॉडी उसको मैनेज कर ले, क्योंकि हम तो वायरस और बैक्टीरिया के इन्फ्लुएंस में तो रहते ही अब भी, और पहले से हम तैयार है हमारी बॉडी, तो हम उसको मैनेज कर लेते हैं। तो ये वैक्सीन भी यही काम करने वाली है जी। तो अभी देखते हैं कि किस तरह का रिजल्ट आने वाले टाइम में पता लगेगा। जैसे यूज होगी वैक्सीन और जिस तरह से सामने आएंगी बातें, उस तरह से रिजल्ट भी क्रिएट होंगे, और फिर आगे उस पर और रिसर्च होकर और एडवांस होगा इसको, मुझे लगता है। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर सरताज, जैसे अभी पुणे में कुछ वॉलंटियर्स को, 17 के करीब वॉलंटियर्स को ये वैक्सीन दी गई है, तो कैसे डिसाइड हो रहा है कि किन वॉलंटियर्स में भी कैसे डिसाइड हो रहा है कि किनको वैक्सीन दी जाए? ये सीधा एक कॉन्सेप्ट है, जो हमारे फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर है, मेडिकल एक्सपर्ट, डॉक्टर जो देखिए रूबरू हो रहे हैं, पैरामेडिकल नर्स जैसे रूबरू हो रहे हैं, मुझे लगता है पहला हक उनका बनता है। और उसके बाद हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्चर हैं, वो भी अपना आपको इस बात को करें, और फिर तो बाकी सरकार की नीतियां हैं वो किस तरह से इसको एस्टेब्लिश करती है और किस तरह से इसको पब्लिक के बीच में लेके जाती है। जी, आपसे इस बारे में और भी हम आगे बात करेंगे। लगातार हमारे साथ हैं कैप्टन समी आरा सुरूरी। कैप्टन, जैसे आपने बताया कि शुरुआत में कितनी घबराहट थी, या फिर जब आप फ्लाइट के बाद घर जाती हैं तो किस तरह के प्रिकॉशंस आप लेती हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब लॉकडाउन हुआ, जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, तब आप कहाँ थी और आगे की क्या प्लानिंग्स थी? तब ये तो एकदम अचानक हो गया था। मैं तब घर में, लकीली मैं फ्लाइट से उसी दिन हमको वापस लाया गया। एयरलाइन ने ऐसा प्लानिंग किया कि एवरीबडी सबको शाम 12 बजे तक घर में पहुंचाएंगे। 23 को, 24 से लॉकडाउन हुआ था। सो हमको एक रात पहले अपने अपने घरों में पहुंचाया था। 90%, 99.9% क्रू अपने अपने घर पहुंच गया था, थोड़े से रह गए थे। तो लकीली मैं घर में थी, और लेकिन कोई तैयारी नहीं थी। जो भी हमें घर में था उससे हमको काम चलाना पड़ा। तो लकीली सब ठीक हो गया। वैसे सबसे ज्यादा जो मुतासिर कोई अगर डिपार्टमेंट रहा, कोई सेगमेंट रहा, तो वो एविएशन इंडस्ट्री ही थी, क्योंकि उसमें बहुत बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, और दूसरे देशों में भी जाना पड़ता है, इसलिए बहुत ही जल्दी उसको भी रोक दिया गया था। तो एक बहुत बड़ी तादाद थी उसमें काम करने वाले लोगों की, जो अचानक से घर में बैठने को मजबूर हो गए। तो वो आपके तो बहुत सारे दोस्त होंगे और साथ में काम करने वाले लोग होंगे, उनके बीच किस तरीके का रिएक्शन था, और इस पीरियड का मुकाबला उन्होंने कैसे किया? खैर, हम एक दूसरे से बात करते थे हम लोग। इसका मुकाबला हमने लकीली ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस वे विद द फैमिलीज, सारे के सारे अपने अपने फैमिलीज में, अपने अपने घरों में थे। तो घर में नेचुरली हमको काम करना पड़ा,
और इतने सालों के बाद हमने अपने अपने घरों में अपना अपना पूरा काम खुद किया, और उस टाइम में हमारा टाइम निकल गया, उससे हम ये सब पास हो गया तो फैमिली के साथ। और एक्चुअली देखा जाए तो ये एक टाइम हमको अपनी फैमिलीज के साथ गुजारने का मिला, जो पहले कभी नहीं मिला था। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात रही कि वक्त लोगों को मिला अपने लोगों से मिलने का, और खासकर अपने आप से भी मिलने का। तरन्नुम बात कर रहे थे, एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ डॉक्टर सरताज से। डॉक्टर सरताज, दिल्ली में जैसे एक बार फिर से एक लहर सी आ गई है और बहुत ही बुरा नवंबर रहा है दिल्ली के लिए, और दक्षिण भारत में हमने देखा है कि केसेस में उतनी तादाद में जो है उतनी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। तो क्या इसको हम सीधा सीधा इसको रिलेट करें टेम्परेचर जो डिप हुआ है दिल्ली में और पूरे नॉर्थ इंडिया में उससे, या फिर कहीं और लापरवाही इसकी वजह है? देखिए, बहुत सारी बातें हैं जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। दिल्ली है ना, दिल्ली हो रहा था अभी, जब को रोक दिया गया या कंट्रोल कर दिया गया, उसके बाद बहुत ज्यादा आवाजाही रही यहाँ लोगों की, और थोड़ा मेरे को लगता है ढिलाई हुई है कहीं ना कहीं। वहाँ पर लोग ज्यादा फ्री हो गए और मास्क यूज नहीं कर रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे थे, और त्योहार का टाइम था तो बहुत ज्यादा यहाँ परचेजिंग और इसके लिए निकले लोग और इन्फ्लुएंस हो गए। मगर मुझे लगता है कि जिस तरह से दिल्ली गवर्नमेंट ने विद इन 15 डेज 15% से 3.95 पे आना, ये भी एक अच्छी बात है, और लग रहा है कि अभी कंट्रोल हो चुका है ऑलमोस्ट, और मुझे लगता है अब आने वाला टाइम अच्छा है और सब इसे दूर ही रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि साउथ इंडिया में नहीं गया, इतना नहीं हुआ, ये तो अपना एक एरिया था, दायरा था, वहां बना के बैठ गया और काम कर रहा है। और यहाँ ये वेदर का भी फर्क है कि सर्दियाँ आना, पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रोल है ये पोल्यूशन में, और उससे हम हैं और ये दिक्कत आती है। तो ये अच्छा, ये तो एक डॉक्टर सरताज, एक बहुत ही अजीब सी बात लगती है कि जैसे हमने देखा कई फेजेस में जो ये कोरोना का वायरस आया, तो इसके स्ट्रेन में बताया कि बहुत सारे म्यूटेशन भी हो रहा है और बहुत डिफरेंट 2-3 स्ट्रेन थे इसके। तो हालांकि मोर्टेलिटी रेट इसमें बहुत कम हो गई है, 1.4-5% लोग ही अभी इसे डेथ हो रही है, लेकिन कई ऐसे लोगों की जान जाने की खबरें आ रही हैं जिनके पास मेडिकल फैसिलिटी भी थी, वो लोग एजुकेटेड क्लास से बिलोंग भी करते हैं। तो फिर क्या ये मानकर चलें कि इन सारी चीज़ों के बावजूद कोई वायरस का एक ऐसा स्ट्रेन है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और हमारे इम्यून सिस्टम को वो ब्रेक करके और अपने ग्रिप में ले रहा है, और कुछ ऐसे स्ट्रेन भी हैं जिनका इफेक्ट कम है हमारे ऊपर? हाँ, वो ये बात ठीक है आपकी। देखिए, ज्यादातर इसमें एक बात सबसे बड़ी चेक करी गई है, जो लोग फिजिकली एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या जो लेबर क्लास है या वो लोग हैं, उनकी मॉर्टिमल रेट कम है, और जो मैं कहता हूँ एलीट क्लास है या ऑफिस वगैरह बीरर है, उनको ज्यादा दिक्कत हुई है इससे, या घर में रहने वाले बुजुर्ग थे हमारे, वो इसके इन्फ्लुएंस में ज्यादा है और वो बचा नहीं पाए अपने आप को। तो वो हमें समझना पड़ेगा कि हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, जो एक्टिव हम रहेंगे, और तो मुझे लगता है हम ज्यादा तरीके से इसको लड़ सकते हैं। एक्सरसाइज और इसका इम्यून सिस्टम पे काम करने की जरूरत है, डाइट प्रोग्राम पर अच्छा काम करने की जरूरत है, इससे कि हम अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। यानी इस वक्त हमें जरूरत है कहीं ना कहीं हेल्दी बने रहने की। कैप्टन समी, आपसे बात करूंगी। हमें ये मालूम है कि कैप्टन जो है वो फ्लाइंग कैसे करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि पायलट जब घर पर होता है कोई, तो वो घर का काम कैसे करता है। आपने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आपने फैमिली के साथ वक्त बिताया और घर के काम भी आपको करने पड़े कई सालों के बाद, जो कि आपने करने छोड़ दिए थे। तो इस दौरान क्या कुछ नया भी कुछ आपने किया, कुछ नया खाना बनाया या कुछ नई चीजें ट्राई की जो आप लाइफ में कर नहीं पा रही थी और वक्त नहीं मिल रहा था आपको? आप यकीन नहीं करेंगे, जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ उसी दूसरे दिन मैंने YouTube खोला और मैंने खाना बनाना, नई नई चीजें सीखी। मैंने डोसा बनाया और लजानिया बनाना सीखा, क्योंकि बच्चों के लिए खाना तो बनाना ही पड़ेगा, वो लोग तो भूखे नहीं रह सकते। आप तो एप्पल खा के जी सकते हो, आप थोड़ा कुछ भी दूध पी के गुजारा कर सकते हो, तो बच्चों के लिए 6 महीने बड़ी नई नई चीजें मैंने सीखी और बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। आई फील फॉर मी इट वाज रियली नाइस। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी और मेरे लिए बहुत अच्छा था। जो एक्सपीरियंस घर में रहने का था उसमें मैंने काफी कुछ सीखा, और ये भी सीखा कि किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए किसी भी काम के लिए। कोई भी काम हमको हर काम आना चाहिए, चाहे खाना बनाना हो, गाड़ी चलानी हो,
हर एक को आना चाहिए, ताकि कभी भी कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो आप खुद कर सकते हो। तो अभी मैं इस टाइम मेरे बच्चों को खाना पकाना सिखा रही हूँ ताकि कभी भी वो किसी चीज में बंद ना हो जाए, कि कभी कहीं अकेले हो जाए तो कुछ एटलीस्ट चाय बनाना आना चाहिए, ब्रेड बटर बनाना आना चाहिए। तो कैप्टन समी, आप कितने दिनों से पायलट हैं? कितने सालों से या महीनों से आप जहाज उड़ा रही हैं? मैं पिछले 15 साल से जहाज उड़ा रही हूँ और अभी लेफ्ट हैंड से उड़ा रही हूँ। जी, ये इस करके मैंने पूछा कि जैसे आप जहाज उड़ा रही हैं, बहुत सारी लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि वो भी जाएं, पायलट बने। बड़े शहरों से तो ये कनेक्ट बहुत आसान हो जाता है, उनके पास किसी फ्लाइंग स्कूल में जाना। छोटे शहरों में इस तरीके की ख्वाब देखने वाली जो लड़कियां हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव देंगी? वो किस तरीके से, आप जिस तरीके से आगे बढ़ी हैं वो भी आगे बढ़ें? ये आप बड़े शहर की बात की, मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ही एक छोटे से गांव की हूँ। एक तरन्नुम को मालूम है, इन्होंने एक प्रोग्राम किया था मेरे साथ में। मैं एक कश्मीर के एक छोटे से गांव, उसका नाम सुंबल है, मैं वहां पर पली बड़ी हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ। तो मैं बच्चों को ये हमेशा मिलती रहती हूँ, कश्मीर में भी और ऑल ओवर इंडिया। मैं बच्चों से जाके मिलती हूँ, उनको बताती हूँ कि कोई भी सपना इम्पॉसिबल नहीं है। आप सपने देखो, वो पूरे होते हैं। आप सब कुछ आपके हाथ में है। पायलट बनना क्या, उससे भी आगे आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट आप जस्ट डिसाइड करो और ऊपर वाला आपका साथ देगा। मेहनत आपके हाथ में है बस। हेलो जी जी कैप्टन समी। हाँ जी, मुझे ये बताइए कि ये जो लॉकडाउन हुआ और कोरोना जो आया, तो लोग काफी परेशान हैं और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना के आने की वजह से हर चीज बुरी ही हुई। इसने हमें बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस भी सिखाए लाइफ के। तो आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में कोरोना की वजह से क्या बड़ा बदलाव आएगा, क्या चेंजेस आएंगे आने वाले टाइम में? ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख लेके आ गया है। आज जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो ये हमको ये सिखा के गया कि आपको सेल्फ सफिशिएंट रहना चाहिए। और दूसरा ये कि जबरदस्ती हम लोग ट्रैवल करते थे, पैसे खर्चे करते थे, बिना सोचे कोई काम करते थे। तो अभी ये ऐसी चीज करके गया है। सबसे पहले तो पूरी दुनिया को क्लीन कर दिया। मुझे जहां मैं बैठी हूँ, मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर तक देख सकती हूँ पूरा अपना जो बॉम्बे में हूं मैं। पूरा हमारा एयर क्लीन हो गया, क्योंकि पहले हर 3 मिनट में एक जहाज या तो उड़ता था या तो लैंड करता था। इतना पोल्यूशन था इधर। सबसे पहले तो पोल्यूशन कम कर गया, और जो अननेसेसरी के खर्चे थे लोग करते थे, हम लोग भी करते थे, वो थोड़ा कम हो गए। हमने सोचना शुरू किया कि कहाँ खर्चा करना है, और अपने आप में इन्वेस्ट करो, अपने आप को कुछ सिखाओ। वो सब हमने ये काफी अच्छा करके गया। ये मुझे कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये नेसेसरी था, क्योंकि हम जितनी तेज भाग रही थी दुनिया, उसको थोड़ा सा ये करेक्शन की जरूरत तो थी कहीं ना कहीं। तो ये करेक्शन आ गया। डॉक्टर, इसी करेक्शन से संबंधित सवाल मैं पूछूंगा डॉक्टर सरताज से। डॉक्टर सरताज, ये सार्स है वायरस, इसका बार बार अटैक हो रहा है, इसको भी क्या हम मानकर चलें ये भी किसी तरीके का नेचर का एक करेक्शन है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। माफ़ करेंगे, चीन, जहां वुहान से ये इस वायरस का स्प्रेड हुआ, वहां भी बहुत ज़्यादा लोग किसी भी चीज़ को खा लेते हैं। वो जो एक फैमिन का सिचुएशन आया था चाइना में, उसके बाद किसी भी जानवर को मारकर खाने की लोगों को परमिशन मिल गई थी। तो ये जो छेड़छाड़ शुरू हो गई है नेचर के साथ बहुत ज़्यादा, ये क्या मानकर चलें ये भी नेचर का एक करेक्शन है? इकोसिस्टम को छेड़ेंगे तो उसके रिवर्स इफेक्ट आने हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट आने हैं, और वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। अब वायरस को हम फेस कर रहे हैं, कुछ और भी हो सकता है, और पहले भी आया है, जैसे आजकल साइक्लोन वगैरह का ज्यादा आना हो रहा है, या कुछ और प्राकृतिक विपदाएं हैं, आपदाएं हैं, इमरजेंसीज हैं, इमरजेंसी ज्यादा आ रही है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि एज ए ह्यूमन हमें किस तरफ जाना है, डिस्ट्रॉय की तरफ, या फिर हम सर्वाइवर हैं, या फिर हम एक वेल बीइंग रहना चाहते हैं। हम अपने वर्ल्ड को हमें क्रिएट करना है कि हम कैसा रखना चाहते हैं। आज हम टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं, ये अच्छी बात है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर दें या नेचर को छेड़छाड़ ज्यादा करें।
मेरा तो ये सबसे यही रहेगा कि नेचर की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि नेचर से ही सब कुछ मिला है हमें, हम नेचर से ही पैदा हुए हैं और नेचर में ही जाना है हमें वापस। इस साइकिल को हमें तोड़ना नहीं चाहिए, इस साइकिल का हमें सम्मान करना और इस इकोसिस्टम को हमें और मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि हम वो कड़ी हैं जो हम अपने इकोसिस्टम को समझते हैं। हम स्टार्टिंग पॉइंट को भी समझते हैं और एंडिंग पॉइंट को भी समझते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है ऐसे ह्यूमन। जी, यानी कहीं ना कहीं अगर हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसका खामियाजा तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। डॉक्टर सरताज, जैसे अभी ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन आएगी तो पहले जो हेल्थ वर्कर्स हैं या जो वॉरियर्स हैं उनको ये वैक्सीन मिलेगी, या जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको ये वैक्सीन पहले मिलेगी, तो आपको लगता है कि हिंदुस्तान जैसी जगह में ये थोड़ा ईजी होगा या मुश्किल होगा, कैसा रहेगा? देखिए, हिंदुस्तान के बारे में अगर बात करते हैं, आप अपने इंडिया के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर अभी राशन ठीक से डिस्ट्रीब्यूट की बात है तो वैक्सीनेशन कैसे होगा, मगर गवर्नमेंट है और इसके लिए बहुत ज्यादा ईगर है और प्लान कर रही है, तो मुझे लगता है कि कामयाब होंगे। टाइम लगेगा तो यानी कहीं ना कहीं हमें जी अब जो ज्यादा हाईली इन्फेक्टेड है, जो दिल्ली है या कुछ महाराष्ट्र में रहेंगे सिटीज या जोन, मुझे लगता है कि पहले वहां पर लोग इनको दिया जाएगा और इससे वहां पर कंट्रोल हो जाएगा, तो फिर रेस्ट ऑफ द इंडिया को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर तरन्नुम बात यही है कि जब तक वैक्सीन बाजार में आती है और तब तक और हर एक शख्स तक पहुंचती है, तब तक या कहें उसके बाद भी हम लोगों को एहतियात तो बरतना ही होगा। बिल्कुल, एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। जैसे बीच में भी हमने बात करी थी, कई डॉक्टर्स ने हमें इस बारे में बताया कि वैक्सीन अगर आपको लग भी जाती है तो भी आप अपने आप को ये मत समझिए कि आप सेफ हैं। कहीं ना कहीं जो प्रिकॉशंस है, जो गाइडलाइंस है, वो हमें फॉलो करनी ही होंगी हर हाल में। यहाँ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। तो नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।